अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव प्रोग्राम के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते हैं, तारियाना निगाह डालते हैं, तो यकीनी तौर पर हमें इस वक्त जो है खुशी भी होती है कि सियासी इस्तेहकाम हमें कुछ नज़र आता है। उसके साथ साथ माशी तौर पर भी जो हुकूमत बहुत ज़्यादा सरगर्म है। उसकी वजूहत ये भी हैं कि 2025-26 की आइंदा माली साल के लिए बजट जो है वो 10 जून को पेश होना है। और आज जब हम स्टूडियो में मौजूद हैं तो आज 30 मई है। इसके बाद 6 जून से छुट्टियां हो जाएंगी जो कि हफ्ते तक जारी रहेंगी। 8 जून तक जो है वो छुट्टियां रहेंगी। उसके बाद 9 जून को जो है इक़्तिसादी सर्वे का जो है वो प्री बजट जो है उसका अनाउंस होगा। उसके बाद फिर 10 जून को बजट है, फिर 11 जून को जो पोस्ट बजट है। सिलसिला यह है कि इस वक्त हुकूमत माशी तरक्की के लिए या मईशत की इस्तेहकाम के लिए अपने वो सारे तगदो कर रही है जो कि उसे करना चाहिए। गो के इस वक्त हमारे ताजिर और सनतकार, चाहे वो SMEs में से हो, चाहे वो बड़े ताजिर और सनतकार हो, लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर के हों, तमाम की तमाम अपने तजावीज़ जो है हुकूमत को पेश कर रहे हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता बहुत सारे अरसों से देखा कि हर बजट से पहले हमारे ये ताजिर और सनतकार अपने तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भेजते हैं। वो उनसे मुतालबात भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं होती। क्या इस दफ़ा भी यही होगा? देखते हैं क्या होता है। ख़ासतौर पर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर है, आपके पावर सेक्टर है, इसके अलावा दीगर जितने भी सेक्टर है वो तमाम के तमाम जो है वो अपने अपने तजावीज़ दे रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो सबसे हमारी जो खुशकिस्मती समझे कि 3.2 अरब डॉलर जो हमारे IT बरामदात में इजाफा हुआ। IT की सनत जो है इस वक्त ग्रो कर रही है और सॉफ्टवेयर हाउसेस ने भी अपने मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए हैं वफाकी हुकूमत को। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो है उन्होंने भी अपने मुतालबात पेश किए हैं और बहुत सारे शिकवे शिकायत भी हैं जो यकीनी तौर पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे भी। टैरिफ के हवाले से यह है कि इलेक्ट्रिक की जो बिजली के बिल है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा से इफेक्ट हो रहा है लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर, तो वो अपनी जगह है, लेकिन SMEs जिसमें एक आम आवाम भी हैं, जिसमें एक आम ताजिर भी है, छोटा ताजिर भी है, वो तमाम के तमाम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं इस सख्त गर्मी में। जबकि 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक की सेंटीग्रेड में जो है लोग जो है वो लोड शेडिंग के जो है वो अजाब सह रहे हैं। इलेक्ट्रिक कहती है कि जनाब जहाँ जहाँ पर हमारे जो PMTs हैं लॉसेस में जाएंगे वहाँ पर हम लोड शेडिंग करेंगे। यकीनी तौर पर कारोबार के उसूल है कि माल के पैसे दोगे तो माल मिलेगा। वजह क्या है इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है उनसे ही हम उनकी ज़ुबानी उनके अहवाल सुनेंगे। तो आज सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपको तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पहले मेहमान है जनाब आसिफ इनाम साहब। पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके होंगे आप। ये है साबिक सदर हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन यानी एप्टेमा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इतनी तगड़ी सेक्टर है कि यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो वो उनकी बात सुनने पर आदमी मजबूर भी होते हैं। आज वो अपने क्या तजावीज़ देंगे या क्या शिकायत बयान करेंगे हम आसिफ इनाम साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अकरम राना साहब। अकरम राना साहब का ताल्लुक जो है वेरियस है। ये सीनियर नायब सदर है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जो कि SMEs की कैटेगरीज में आती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बिल्डर भी हैं, यानी कि ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है और एक बड़े बिल्डर भी हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये टेक्सटाइल सेक्टर से भी वाबस्ता हैं और ये टेक्सटाइल की मसनूआत की जो है वो उसको खरीद फरोख्त भी करते हैं, उसके वे डीलर भी हैं। राना अकरम साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, लेकिन आज हम इनसे ज़रा तरीके से पूछेंगे कि बजट से कबल जो है उनके अपने क्या तजावीज़ हैं। थैंक यू अकरम राना साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब शेख मोहम्मद इरशाद साहब। बहुत बोल्ड शख्सियत हैं ये और SMEs में जो है ये तकरीबन इन्हें हम ये कहें कि जनाब आली के ये एक इमरान खान SMEs के जो कि बेलाग तबसरा करते हैं और किसी का ये लिहाज नहीं करते कि वो कौन उनके सामने है और हक की बात जरूर करते हैं। तो शेख मोहम्मद इरशाद साहब जो है ये सदर जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन के और साथ साथ ये चेयरमैन भी हैं ट्रेडर्स राइट्स ऑफ कराची के भी। थैंक यू शेख इरशाद साहब। मेरा ख्याल है कि आसिफ भाई सब चलते हैं। आसिफ भाई जो है ना से ज़रा मुझे उन्होंने कुछ भेजा हुआ भी था तो मैं पूछ लूँ कि भाई आप सुना है कि मंगल के दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ऑलरेडी फैसलाबाद और लाहौर में भी हो चुकी है। इसमें पिछले बजट में एक आपको पता है कि जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है ये टेक्निकली रिफंड हो जाते हैं पैसे। जी। तो बेसिकली ये इसमें ये हुआ कि हमने सारा EFS एक स्कीम बनवाई जिसके तहत फैसिलिटेट करना था कि लोकल इंडस्ट्री का माल जो है वो एक्सपोर्ट चेन में बगैर रिफंड के आ जाए। तो वो स्कीम चली और बड़ी कामयाबी से चली, मगर उसके बाद अचानक से पिछले साल जो है वो पता चला कि इसको हटा दिए। फिर हमने उसी वक्त जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सबसे
टेकअप किया कि तो बड़ी गलती हो गई है। ये स्कीम लोकल के लिए बनी थी, आपने उल्टा इंपोर्ट को अच्छा, सहूलत। ये चीजें मेरे पास आई कि इंपोर्ट जो हो रही है उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। नहीं, देखिए सेल टैक्स रिफंडेबल, ये टैक्स ऐसा नहीं है, ये टैक्स गवर्नमेंट लेती है और वापस करती है, रिफंड होता है। ठीक है ना, रिफंड होता है, उसका एक प्रोसीजर है उसमें। फिर अब जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर तो है नहीं, तो लिहाजा आप जब 18% टैक्स दे के रिफंड नहीं लेंगे तो आपको उसकी तरफ ध्यान जाएगा कि मैं क्यों लूं भाई लोकल माल। तो उसकी वजह से हर आदमी पूरी दुनिया में घूमने निकल गया कि जो माल जहां से मिलता है वो ले लो, पाकिस्तान का माल तो लेना ही नहीं। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जब 18% और ड्यूटी का स्प्रेड आया तो इसमें तकरीबन 50% जो है वो जो चोरी शुरू हो गई है डायरेक्ट, कि जी फाइन काउंट मंगाया, 140 काउंट मंगाया, 120 मंगाया, 160 मंगाया। मैं आपको दावत देता हूँ कि भाई जरा पूछें कि भाई ये 120 काउंट की प्रोडक्ट जरा दुनिया में लटकी भी कहाँ है, चल के तो देखें, हम भी दीदार करें। डस्टर क्लॉथ 140 कोम का कैसे बनता है, कोम डबल का भी बनता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो अनस्क्रूपल्स एलिमेंट ने बहुत बड़ा किया किरदार, तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी फेल किया और उसके साथ लोकल। अब ये पोजीशन है कि जो अप्रैल की हमारी नेट एक्सपोर्ट है वो रह गई है $790 मिलियन, जिसको अगर आप एनुअलाइज करें तो वो हार्डली $9 मिलियन होती है। तो हम सन 2005 में पहुंच गए। तो ये इससे पहले 16 में भी हुआ था, उस वक्त ये काम शुरू हुआ था इंडिया से बड़े पैमाने पे, 60, 80 और ये सब आया था, और हमने सुना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मर जाएगी अगर इंडिया से रोका गया। अल्हम्दुलिल्लाह 19 में बंद हुआ, उसके बाद 20 देखें हमारा गुजरा, सही गुजरा, 21 गुजरा, और टेक्सटाइल की हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट जो है $20 बिलियन वो अचीव की बगैर किसी चीज़ के। उसमें आप ये हैरान होंगे कि लोएस्ट जो है वो हमारी नेट इंपोर्ट थी, यानी तो ग्रॉस ही ग्रॉस। तो अब ये आपका जो ये सेल्स टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, एक तो सेल टैक्स है और दूसरे सेल टैक्स लगने से ये होता है कि जब आप सेल टैक्स करके रिफंड जाते हैं, जैसे मेरे अगर पैकिंग मटेरियल का 0.25% रेशियो है, अब कोई साहब कागज बगा के 70% ड्यूटी है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं बाजार में, और वो 5% रेशियो दिखा रहे हैं, तो वो कस्टम में उनका जो डाटा है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो सेल टैक्स के नेटवर्क में जाएगा तो पकड़ा जाएगा, वहां पे एआई प्रोग्राम है पूरा पकड़ने के लिए कि भाई इस शख्स का पैकिंग मटेरियल दूसरे से 20 गुना ज्यादा क्यों है। इसी तरीके से केमिकल है कि मैं 2 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई साहब 20 किलो डाल रहे हैं, कस्टम में चल जाएगा क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है। रिफंड में जो है वो पकड़े जाएंगे कि भाई तुम्हें आपकी कोई बात हुई। जी हमने सारा समझा है, मगर आप ये समझे कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो उससे फिर आम जानवर का शिकार नहीं होता। इस वक्त सिर्फ एक्सपोर्टर के दिमाग में एक चीज है कि जी हम एक कंटेनर के बाद दूसरा कंटेनर गोल करके कैसे पैसे कमाएं। मार्केटिंग के बजाय वो बल्क प्रोड्यूसर्स के पास चले जाते हैं, वही घिसे पिटे आइटम चला रहे हैं। उनका मेन फोकस ही यही है कोई 5-7 साल से कि भाई ये हो जाए सारा। एसएमई के लिए हमेशा ऐसी पॉलिसी, अब इसमें वर्स्ट इफेक्ट एसएमई है, चेन टूट गई। जो आदमी कंपोजिट है, धागा मंगा रहा है, कपड़ा बना रहा है और फिनिश कर रहा है, आगे भेज रहा है, वो तो ठीक है, वो उसको तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो आप एसएमई है वो मर गया, उसका ना कपड़ा बिकेगा ना उसका धागा बिकेगा। कपड़े वाला कपड़ा बाहर से मंगाएगा, धागे वाला धागे बाहर से मंगाएगा, फिनिश वाला फिनिश से, नेक्स्ट नंबर फिनिशिंग का। अब तकरीबन पोजीशन हमारी ये पाकिस्तान की हो गई है कि 20 लाख बेल के बराबर का धागा आ रहा है, 15 लाख बेल जो है उसके बराबर कपड़ा आ रहा है, तो 35 लाख बेल तो ये गई। तो आप मुझे बताएं, हम अमेरिका से वादे करते फिर रहे हैं कि जी हम आपकी कॉटन ज़्यादा खरीदेंगे। मेरे अपने हिसाब से हम पिछले साल अगर हमने 25 लाख ली थी, इस साल 10 भी नहीं ले सकते। कॉटन कहाँ चलती है? आपकी अपनी पैदावार कहाँ की? वो तो अपनी जगह है ना। देखिए जो आपने अब क्या चीज़ संभालनी है, आपने लोकल पैदावार संभालनी है, आपने कमिटमेंट करना है कि जी मैंने ज़्यादा रुई उठानी है, क्योंकि पैदावार हमारी इतनी नहीं थी। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट कंजम्पशन है वो 1 करोड़ 80 लाख थी 22 में, वो तकरीबन प्रोजेक्टेड थी 2 करोड़ 20 लाख 2025-26 तक। उसकी जगह में 1 40 रह गए या 1 30 रह गए या 1 20 रह गए, अल्लाह को पता है। उसके बाद जो है अब ये हम अगर 1 करोड़ 90 हो गए और हमारी 90 लाख की क्रॉप हो गई तो हम बाहर से क्या लेंगे? अमेरिका तो कहेगा मत बेचो इधर माल। हम जिस एक्सपोर्ट से बांग्लादेश का सेक्टर भी तो खुला जी, हमारे पास एक ईयू का जो सेक्टर है वो आज से 10 साल पहले खुला था। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $14 अरब थी खालिस। वो तो जीएसपी प्लस की वजह से भी जी, जीएसपी ने क्या मिला? जीएसपी प्लस की वजह से आपको फायदा हुआ ना? क्या हुआ? लोगों को हुआ, मुल्क को तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। $14 अरब मुल्क की एक्सपोर्ट थी, आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 12 रह जाएगी नेट या 10 रह जाएगी। मुल्क तो 4 बिलियन पीछे चला गया, 12 साल में 18 करोड़ का 24 हो गया। मुल्क को क्या मिला? तो जीएसपी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, लोगों को हुआ ना, लोग बिलियनर बन गए, लोग मिलियनर बन गए, गवर्नमेंट गरीब हो गई। बस गवर्नमेंट नहीं ना, उन्होंने कोई प्रोडक्ट। भाई मैं आपको बताया, जब सुई आदमी की अटकी हुई हो कि जी मैंने एक कंटेनर पे 40 लाख रुपए कमाने, तो मैं अगला 40 कैसे एक और घुमा लूं?
आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये सब चला गया। अब आप यूरोप में तकरीबन, मैंने अभी गया था कॉन्फ्रेंस में, वहाँ देखा था कि जो पैंट अमेरिका में 8.75 एवरेज पे बिकती है, सिमिलर यूरोप में $12.5 की बिकती है। आप कहते हैं कि जी $12.5 की मार्केट है, मगर वो है छोटी चेंज है। तो आपने कहा जी मैं बड़ा शिकार मारूं, काम तो मैंने इधर करना है, ईएफएस में करना है काम, उसमें करना है। और ईएफएस में भी इस तरह है कि जो $490 मिलियन का माल आया है, इसमें से 200 मिलियन तो पहले ही सेल टैक्स दे के आ रहा है, क्योंकि अगर किसी ने इसका रुई का धागा बना के लोकल बेचना है एक्सपोर्टर को भी, तो वो तो बेचारा सेल टैक्स में आ गया, तो वो रुई पे भी सेल टैक्स देता है कि जब एडजस्टमेंट तो होगा। ये ईएफएस पे जब तक टोटल सेल टैक्स नहीं लगेगा, ये मुल्क का मसला है। आप बताएं, बटन क्यों बनाएंगे? आप बटन बना के एक्सपोर्टर के पास लेके जाएंगे कि मुझसे बटन खरीद लो, वो कहेगा भाई मैं तो ईएफएस में मिलता है, मैं तुमसे सेल टैक्स दूं, फला दूं, तुमने ड्यूटी पेड प्लास्टिक से बनाया है तो मैं क्यों लूं तुम्हारा। मुल्क में लेबल की फैक्ट्रियां बंद हुई। मुल्क में आप देखें कि जब से ये इस किस्म की स्कीमें आई हैं, आपकी एक्सेसरीज से लेकर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। सही कह रहे हैं जी। राणा साहब, आप भी इस सेक्टर से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि आप बिल्डर्स पे भी ताल्लुक रखते हैं, फिर आप एसएमई से भी। ये बजट आ रहा है 2025-26 का, तो आपकी अपनी क्या कुछ तजावीज़ हैं, कुछ शिकायत हैं, कुछ आ रहा है? हमारी तजावीज़ जो है हम तो दें और हमारी मानी जाएगी। ताजरों से हर साल जो है तजावीज़ ली जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो ये साल हमारे गुजर रहे हैं, इनमें तो जब हमारा बजट ही आईएमएफ ने बनाना है, वो तो हर साल होता है, तो सर जब उन्होंने बनाना है बैठ के, तो हमारी तजावीज़ तो आपकी हद तक तो हैं, हुकूमत की हद तक तो ज़ीरो हैं, जितनी मर्जी दे लो। अभी हमारी आबाद हाउस में मीटिंग थी, हमारे यहाँ देखें ना 50+ इंडस्ट्री जो है हमारी इस उससे जुड़ी हुई है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। आज रियल एस्टेट का 3रा साल है, बिल्कुल ज़ीरो पे आया हुआ है, कोई कारोबार ही नहीं है। एक रियल एस्टेट तो एक करेंसी और एक ज्वेलरी, इस पे एफएटीएफ का भी मसला है कुछ नहीं, एफएटीएफ की भी कुछ मसाइल थे कि इसमें सरमायाकारी जो होती है वो काला धन ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी काला धन किस चीज में नहीं है ये बता नहीं, देखिए है किस चीज में एक बात नहीं है, बात ये है कि मतलब है कि सरमायाकारी जो आपके हाउसिंग सेक्टर में होती है, उसमें ज्यादातर जो एफएटीएफ की जो अपने तहफुजात थे कि इसके अंदर ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, उसके साथ बैठे ना, स्टेक होल्डर के साथ बैठकर कोई तय तो करें आप। ये तो नहीं है ना कि आप बैठे ही ना किसी के साथ। आपका बजट जब आईएमएफ बनाएगा, आप यहाँ के स्टेक होल्डर को बात साथ रखोगे ही नहीं, बात ही नहीं उनकी सुनोगे, यहाँ बात सुनोगे भी तो उस पर अमल ही नहीं होगा। तो फिर इसी तरह के बजट आएंगे। और हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, आप ये देखें ना, एक इंडस्ट्री के साथ एक इंडस्ट्री नहीं होती। टेक्सटाइल की बात कर लें हम लोग, एक पावर लूम चलाने के लिए खाली वो लूम नहीं चलती, उसके साथ बाकी भी दीगर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आपके पास 50+ इंडस्ट्री है जो इसके साथ चल रही है, वो आपने सारी बिठा दी। बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, जो यहाँ काम करना चाह भी रहे हैं उनके लिए कोई मौका ही नहीं है ऐसे। कोई यहाँ से पैसा जो है वो बाहर भेज रहे हैं, दुबई में जा रहा है, दूसरी जगहों पे जा रहा है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे बैठे स्टेक होल्डर के साथ, उनके सुने तो सही। तो बताइए ना कि आप लोग भी तो माशाल्लाह वफाकी वज़रा से मिल रहे होते हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे होते हैं, बिहार से मिल रहे होते हैं, पूरे साल जो ये तमंती चल रही होती है, तो कुछ आपके मसाइल कुछ कम नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। हमने तो सुना था कि वो जो आपने एक प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाया था हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए, जिसमें आबाद के चेयरमैन भी थे, बिहार भी थे और तमाम लोग थे, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस टास्क फोर्स तो बनाई इसलिए गई थी कि ताकि आपके मसाइल हल किए जाएं। उस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई रिजल्ट है उसका? ये तो आप बताएंगे। मीटिंगें हो रही हैं, खाली मीटिंगों की हद तक है, एंड रिजल्ट जो है वो तो आईएमएफ के जरिए होना है। जब मतलब आईएमएफ जो है जो कहेगा वो होगा। हमारे ना जब हमारा वजीर आजम बेख्तियार है, वजीर खजाना बेख्तियार है, तो फिर मैं और आप हम सब किस गिनती के हैं? नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर जो आप लोग इतनी तजावीज़ भेजते हैं, इतनी शिकायतें करते हैं, एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं, तो ये भी मत किया करें ना भाई। अगर चिल्लाएंगे भी नहीं, हाँ, तो क्या रोने का भी हक छीन लो हमसे यार। वो कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं देती। जी हाँ, मतलब रोने का हक भी छीन लो फिर हमसे। नहीं, हम नहीं छीनना चाह रहे, लेकिन ये कि जैसे कि आसिम इनाम साहब ने एक बात की, चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपके भी वास्ता रहा, इस वक्त आप क्या सा माल बेच रहे हैं? इंपोर्टेड माल को तरफ ज्यादा मुतवज्जे रहते हैं कि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देखें या लोकल और इंपोर्टेड में मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, मैं ये
शलवार कमीज पहन के बैठा हूं, कपड़ा यहां बन गया, इसकी सुई और इसका धागा और इसका बटन जो है वो बाहर से आ रहा है। वो बाहर से आ रहा है। हमने आज तक कभी किसी हुकूमत ने ऐसा कोई काम किया है कि जो टोटल कोई एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तानी मसनूआत से चल जाए? कोई एक बता दो। ये पेन जो है ना, हम ये भी मतलब है कि ये भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जब तक किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी चीज में, किसी इंडस्ट्री को भी आप ले लें, तो उड़ान पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है वो तो फिर बढ़ गया यार। रनवे है नहीं, बगैर रनवे के जहाज उड़ा रहे हो आप, पहले रनवे तो बनाओ। देखिए, आपको याद है कि 70,000 मेगावाट 25,000 मेगावाट के सिस्टम पे लगा है, तो उड़ान की तो रनवे ही खत्म है, पत्थर तोड़ेगा क्या? आई थिंक सो के मैं प्रोग्राम को जारी रखूंगा। मेरे ख्याल में इरशाद साहब जो है, शेख इरशाद साहब काफी देर से बैठे हुए भी, बहुत अंदर से वो कोड़ भी रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहना भी है, लेकिन यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शेख इरशाद साहब से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जिन्होंने अभी इन्होंने एहतजाज भी किया था, और इस वक्त एसएमईज में खास तौर पर जो तवानाई के हवाले से उनकी क्या सूरत हाल है। लेकिन एक वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम दरख्त करते हैं, हम दोबारा हाजिर हैं वक्फे में जाने से कबल। वक्फे में जाने से कबल हमारा आसिफ इनाम साहब ने और राना अकरम साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि आप उस बात से मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन बहरहाल बात यह है कि शिकवा तो करना है, चाहे वो हल हो या ना हो, इसलिए कि जब तक के बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं देती, तो शायद हुकूमत जो है हमारी एक माँ होने के नाते जो है, जो बच्चे रो रहे हैं उनकी बातें सुनेंगे। लेकिन बहरहाल बातें तो होंगी। मैं शेख शाह साहब की तरफ चलता हूँ। शेख साहब, आप लोगों की सबसे बड़ी जो शिकायत है, मैंने अंदाजा किया, एक FBR के छापे और दूसरा के इलेक्ट्रिक, ये दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का। अभी आपने एहतजाज भी किया था शायद कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा बिजली के हवाले से, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही है बिजली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई देखें, बिजली का जो मसला है, मैं समझता हूँ कि जो आपका आज प्रोग्राम आपने रखा है मईशत के हवाले से, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि मईशत तरक्की करे या पाकिस्तान कहीं आगे जाए, तो सबसे पहले उनको कराची को देखना होगा, उस पर नजरसानी करनी होगी। और कराची हमेशा सौतेली माँ की तरह इन लोगों ने सलूक किया है कराची के साथ, और आज भी यही हो रहा है कि कराची कौन कर रहा है? कुछ वफाक कर रहा है, मैं समझता हूँ वफाक कर रहा है या सिंध गवर्नमेंट करे, मेरे ख्याल में दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही मिलकर माँ और बाप दोनों ही सारे सबने ये हाल किया है। अच्छा, कराची के साथ जब तक ये सौतेलापन खत्म नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि आपका पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि मईशत के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बैकबोन की हैसियत रखता है कराची। सर ये 50 साल से हम यही कह रहे हैं, ऐसे ही है ना सर। अच्छा, उसके बावजूद भी आप कराची को सहूलतें नहीं दे रहे। आज देखें, आज अभी भी इतने 77 साल के बाद, 78 साल के बाद भी आपने हमें बिजली से दूर रखा, मतलब बिजली से मुताज किया हुआ है। अब जब आप ये देखें, इंडस्ट्री में बिजली नहीं, इंडस्ट्री बंद। इंडस्ट्री उसके पास अल्लाह का शुक्र है कि पैसा है, ह्यूज अमाउंट होता है, तो वो चले जनरेटर मंगा लेते हैं या उसका कोई सदबाप कर लेते हैं, वो तो अपनी इंडस्ट्री चला लेते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स जो है वो बेचारा ताजिर जो है वो एक बहुत ज्यादा आखिर एंड ऑफ द मंथ अगर रो पीट कर वो जमा करता है, 1 लाख 1.5 लाख अपने घर ले जाने के लिए जमा करता है। अब उसमें अगर वो जनरेटर चलाना इस्तेमाल करते तो 1 लाख 1.5 लाख पानी पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया उसने, तो इसका मतलब है कि जो वो कमा रहा है वो भी गया। बिल्कुल, अब वो तो इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारी बेस जो है ताजिरों की, दुकानदारों की, वो बिजली पर मुनस्सर है। और जब बिजली हमें देखिए, हमें बहुत सिंपल सी बात है, हम 24 घंटे के अंदर 11 घंटे अपना कारोबार ऑन करते हैं। हमारे सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक हमारा कारोबार चलता है, यानी कि हम 11 घंटे अपना दुकानें खोलते हैं। उस दुकान 11 घंटे के अंदर 7 घंटे हमारे पास बिजली नहीं होगी तो 4 घंटे में अपना कारोबार क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज है, मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक कहती है कि जनाब जिन इलाकों के अंदर हमारे लाइन लॉसेस होंगे वहां पर हम बिजली नहीं देते, तो ये इस बात का मुझे श्योर है कि इन इलाकों में जहां पर आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग होती है, तो क्या बिजली चोरी के तनासुब ज्यादा है वहां पे? क्या बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बिलाल साहब। मैं अभी कुछ दिन पहले वो तबसरा देख रहा था, उसमें अभी माशाल्लाह से नाजमाबाद के इलाके के अंदर कोई 19 बिल पकड़े और रिसर्च की गई, उसमें कुछ शायद 19 बिल पकड़े गए और 19 बिलों पर 71 करोड़ रुपए के ड्यूज थे। 71 करोड़, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सही। अब 71 करोड़ रुपए के जो ड्यूज थे, वो जब उसको देखा गया, उसको मतलब यानी कि सर्च किया गया कि ये कहाँ है, कौन से, तो मीटर ही नहीं मिल रहे, वो मीटर मिले ही नहीं कि है कहाँ। तो बिल कैसे बन गए? तो बिल कैसे बन गया? अच्छा, बिल बन गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक ने फेक
अपनी तरफ से बिल इशू किए हुए, जिस इलाके में चाहती है ऑटोमेटिकली उस इलाके में इसी तरह के ये बोकस यानी कि मीटर शो कर देते हैं। अब कौन पूछने वाला है इनसे? हर जगह ये पेटियां भर भर के दे देते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो। आज मुझे बताइए कि हर आदमी असेंबली में शहीद गनी से लेकर एमक्यूएम से लेकर पीपल्स पार्टी से लेकर पीटीआई से लेकर सारे लोग चिख रहे हैं, किसी की भी सुनवाई नहीं है कि इलेक्ट्रिक मतलब इतना कौन सा बड़ा बदमाश है इलेक्ट्रिक। तो इन लोगों की सरपरस्ती भी तो है ना, वही कह रहा हूं ना। तो ये तो चीख को पुकार दो, एक नुमाइश है। एक अंडर टेबल एक बात हुई भी है कि हम चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, तुम अपना काम किए जाओ। अगर ये सूरताल नहीं होती तो नेप्रा ने इनको आप ये बताइए कि 37 रुपए पर यूनिट का 2030 तक के लिए उन्होंने औसत ट्रैफ दे दिया। कैसे दे दिया? बिल्कुल। जबकि वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी खुद हैरत जदा है। सर मैं तो ये कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा किरदार सबसे बड़ा किरदार नेपरा का है। तो फिर नेपरा देखिए, आज मुझे आप ये बताइए, आज आपसे बात करूंगा कराची K4 का एक आपका एक वो अपना प्लान दिया हुआ है। आज कितने साल हो गए K4 को? मैं कहता 18 साल तो तकरीबन मैं समझ K4 आज तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ये सारी लाइनों में लगी हुई है, वो कहीं नहीं है। ये ऐसा कौन सा जिन है जो कराची के इलेक्ट्रिक को 300 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहा है? अच्छा, मजे की बात। अच्छा, ये 300 अरब रुपए आप देखें बिलाल साहब, अगर 300 अरब रुपए कराची पर लगा दिए जाएं तो कराची कहां जाएगा सर? आप सोचे तो सही। अच्छा, कराची अगर तरक्की करेगा तो मैशत तरक्की करेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो एहतजाज कर रहे होते हैं इस बात को तय करते हैं कि बहुत सारे लोग बिजली के बिल नहीं देते। नहीं सर, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। कुंडा लगा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कुंडा जो आप बता रहे हैं। अभी हमारी अक्सर लोगों को मैंने देखा कुंडे लगा के एसी चला रहे होते हैं, बाकी वो बिजली का बिल दे रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने बात की ना कुंडे की बात ये कि हमारी जो एहतजाज किया, ये एहतजाज ऐसा नहीं कि मैंने मतलब करंटली रिसेंटली मतलब उठ के खड़ा हुआ और एहतजाज कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ, कमिश्नर कराची के साथ और इलेक्ट्रिक वालों के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ। तो उनको लेकर हमने 12 पॉइंटेशन की है कि जी आपकी ये प्रॉब्लम्स है, आपके साथ ये मसले हैं। अच्छा, चोरी कहां हो रही है? अब अगर हमसे ये बोलते हैं कि रेजिडेंशियल लोग चोरी कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल जब जाते हैं इनसे मीटिंग करने, उनको बोलते हैं कमर्शियल लोग चोरी कर रहे हैं। चलिए एक छोटी सा सवाल दीजिएगा, मतलब नाराज नहीं होइएगा, यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, जी, दिल पे लेने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये जो आप बंदर रोड पे सीधे जाते हैं, ये फुटपाथों पर जो तमाम जो पठारे लगे हुए हैं, ये कौन सी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं यही आ रहा था अभी आपके पास, हमारी इनसे यही बैठ के बात हुई। और वो दुकानों के सामने आपकी दुकानों जामा क्लास पे ही आपकी दुकानों के सामने ही वो सारे के सारे बैठे हुए, सबकी बिजलियां चल रही हैं, कहां से चल रही हैं? बिलाल साहब देखिए, मैं बताऊं आपको, ये आपने जो बात कही, ये बात अभी हमारी बात हुई आईबीसी सदर से, हमारा यही मुतालबा था और हमने जो भी एहतजाज किया उसमें सबसे पहली हमने बात ये रखी कि आईबीसी सदर को बरतरफ किया जाए। क्यों कि हमने 50वीं मरतबा उससे मीटिंग करके बात कही है कि ये जो पथारों पे लाइटें जल रही हैं, आप इनके कुंडे काटे, इनकी लाइटें काटे। दुकानदार चला रहा है सेवर और वो पथारा वाला चला रहा है बल्ब। मजे की बात यह कि चले सिर्फ सदर की बात क्यों कर रहे हैं सर? आप आ जाए करीब कराची में है, आप आ जाए आपके तारकी रोड सर, इनके आ जाए कहीं भी। बिलाल साहब, इनकी मंथली बंदी भी आ जाए, इनकी मंथली बंदी भी है। तो फिर के इलेक्ट्रिक का एक बंदा आता है सुबह, तो दुकानदार एतराज क्यों नहीं करता जब दुकान के सामने पथारे लगे हुए हैं और उस पर बिजली का बिल है? माफिया है, देखे माफिया है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस को बता जाता है, थानों को बता जाता है, पुलिस को, केएमसी को बता जाता है, डीएमसी को बता जाता है। मुझे आप बताइए कि हम किससे लड़ेंगे? हम ताजिर लोग हैं, हम कोई तशद्दुद पसंद लोग तो नहीं है। तो फिर पुलिस वालों को बुला के हाथ तो पिरा रहे होते हैं ना। बात ये कहने की, और ये भी ना कह रहे, पुलिस वालों को बुलाते हैं, तारीफों का पुल बांध देते हैं, अगर हम पुलिस खाना भी खिलाते हैं, अगर ये मोटरसाइकिलें भी देते हैं उनको उनकी तारीफों का पुल बांधते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि उनको बुलाकर बात की जाए। अल्लाह करे कि इनकी तारीफें करने से शायद ही हमारा साथ दे दे, हमें कुछ इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो बात ये कहने की, जब तक ये के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डालते तब तक कराची तरक्की नहीं कर सकता, आपकी मैशत अच्छी नहीं हो सकती। और हमारा दुकानदार अगर दुकान पे बैठ के कारोबार नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। कोई यकीनदानी हुई आपकी? हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हमारी बिल्कुल हमें यकीनदानी कराई है उन्होंने कि जी 5 तारीख से हमारा 5 जून से हमारा एक फीडर जो है वो एग्जाम कर रहे हैं, वो उसको एग्जाम कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरा फीडर जो है उसको 5 जुलाई से 6 जुलाई से तकरीबन, उसमें कुछ बकौल इनके कुछ लॉसेस हैं, उसको हम रिकवर कर लेते हैं। तो बोला जी उसको भी कर देंगे। बाकी जो एक फीडर रहता है जिससे हम मुतासिर हैं, उसका उन्होंने कहा कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा मामला थे। तो वो भी वजह यही है कि उस फीडर के ऊपर कुछ सरकारी दफातर आते हैं, उनकी लाइट तो काट नहीं सकते। तो उनकी जो पीएमटीज है वो इन्होंने इस एक फीडर में डाल दी जो ताजिरों पर मतलब लगा हुआ। जी हाँ,
अब वो 5 PMT उन्होंने जबरदस्ती उस पर डाल दी और उसको एग्जाम्प्ट हटा दिया। अब इस वजह से हम शेडिंग में आ गए। चलो मतलब मुतमईन हुए आप एहतजाज करके? एहतजाज करके नहीं, मुतमईन तो सर नहीं हुए। मुतमईन जब तक नहीं होंगे तब तक ये पूरी तरह से बगैर एहतजाज के काम शुरू नहीं होगा। जी कुछ कह रहे थे राणा साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी 8-10 दिन पहले ना हाँ सीओ के इलेक्ट्रिक से बराबर में बैठे थे, तो ऐसे मुरली ही सैलवी साहब से जी बात हो रही थी ये कुंडे पे। मैंने उनसे इतनी बात कह दी कि यार कुंडा जो है बगैर के इलेक्ट्रिक के लोगों से मिले बगैर 100% ये कैसे लग सकता है? 100%। तो उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना उन्होंने बुरा मनाया। उन्होंने कहा यार हमारे पास इतने लोग थोड़ी हैं कि हम एक एक कुंडे के साथ जाके लटक जाएं। फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये कराची शहर में, मैं बाकी पत्थरों की बात नहीं करता, ये जितनी गन्ने की मशीनें चल रही हैं रोड हाँ। पे, मैं कहा सारी कुंडे, मैं यार वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसका पान के एक खोखा लगा हुआ है, उस पे भी बल्ब लगा हुआ है। तो एक जी हाँ, चार्जर बल्ब वो लगे कहने लगा जी हमारे पास ये कोई इतने फोर्स नहीं है कि हम एक एक खोखे पे, एक एक कुंडे पे, एक एक, अच्छा पैसा इकट्ठा करने के लिए इनके पास लोग हैं, आके बिजली काट जाएंगे। हाँ। अच्छा जो कोई शरीफ आदमी अगर एक दिन बिल किसी का गरीब आदमी का बिल लेट हो जाए उसकी तो लाइट काट देते हैं। जी और आसिफ भाई कुछ कहेंगे इस पे? सर इंडस्ट्री की आप लोगों से तो वैसे ही TNT वाले बड़े नाराज है। नहीं हम लोगों से तो नहीं नाराज से मुराद ये है कि IPPs के हवाले से जो भी बातें उठी तो वो उसका देखिए केसी उसका बेनिफिशियरी है। मैंने आपको अर्ज की कि जो 2 यहाँ पे तेल के मॉन्स्टर बंद हुए हैं जो कराची का खून चूस रहे थे, उसके बाद 40 रुपए की जगह आपको 26 रुपए की ग्रिड, 14 रुपए इंटू आप तकरीबन समझ लें कि केसी का 20%, तो दे आर हैप्पी। उनको क्या फर्क पड़ता था? नहीं। उनको आज ग्रिड से मिल गई है ना। उनको ग्रिड्स तो मिल गई है, लेकिन बात वही होती है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से देखिए, इंडस्ट्रीज की मैं वजह आपको से बताऊं कि केसी जो है उसका हमारा दोनों का एक मफाद है। पहला ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बल्क कस्टमर में उनके पास 99% रिकवरी होती है, इंडस्ट्री की डिपॉजिट भी होता है, तो उनका हमारा मुश्तरका मफाद है कि सस्ती भी हो और सप्लाई भी रेगुलर हो। तो नॉर्मली B3B उस पर इतना मसला नहीं है। और अभी जो आपने देखा है कि कैप्टिव पावर का जो इशू हुआ है उसके अंदर भी वो फैसिलिटेट वगैरह कर रहे हैं। जाहिर बात है जिन्होंने एक अच्छा कैपिटल पावर सुन रहे कि गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है? जी बंद करना चाह रही है, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले ही इस वक्त 20% महंगा हो गया है वो। तो जो गवर्नमेंट का टारगेट था 20% का वो तो पूरा ही हो गया है। लेवी वेवी तो जबरदस्ती खामखा डाल रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कराची शहर में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें के इलेक्ट्रिक पे इन्वॉल्व है ना हब तक, जी, पाकिस्तान के तक। अब बात वो ये कि अक्सर जो हमारे ताजर ये कहते हैं कि चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर वाले या इनके तो लोड शेडिंग का मसला है, वो ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग में बढ़ जाती है, एक गैस की कीमत से और बिजली की कॉस्ट से हमारी कॉस्ट ऑफ बिजली तो कम हुई है ना, 46 रुपए की 30 रुपए हो गई ना। तो अभी हुई है ना मेरे ख्याल पे ज्यादा 2-4 महीने पहले। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल 2025-26 में मजीद आप क्या समझते हैं कि बिजली की कॉस्ट कोई कम आएगी? देखिए इस वक्त हो चुके हाइडल का बारिश वगैरह ना होने की वजह से मसला है, तो मेरे ख्याल में इस पे तो 3-4 रुपए शायद बढ़ जाए 1-2 महीने यूनिट जो फी यूनिट, क्योंकि अच्छा, आपका नेगेटिव केस वो था ना। ये के इलेक्ट्रिक को 2030 तक के लिए इन्होंने जो औसत टैरिफ देखिए वो टैरिफ में क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सब देखने पड़ते हैं कि जी कई चीज़ माइनस आ जाती है ना कि आपने एनर्जी का क्या दिया हुआ है, QTA वगैरह, तो कराची पे लगता ही नहीं। वफाकत एतराज कर दिया जो करना वो उनका मतलब उनका अपना काम है। देखिए मुल्क का टैरिफ एक, मैं आपको अर्ज करूं कि काम मुल्क का टैरिफ एक है, ठीक है। अब अगर 37 हो या 47 हो वो डिफरेंस वकाफ ने देना है। जो वो 300 अरब है ना वो आप टैरिफ डिफरेंशियल की बात करें, कंज्यूमर को तो वही पास होगा जो पूरे मुल्क में एक ही रेट है। सिवाय एक चीज का फर्क आता है। माजरत है आपकी यहाँ बात करूं, ये जो टैरिफ की बात हो रही है कराची 40% अबव है पूरे पाकिस्तान से, तकरीबन 40%। पहले था, अब नहीं, अभी भी ये हाल है। सिर्फ एक मेरे पास वो तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने एक इक्वल कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान इक्वल है, एक ही टैरिफ। शायद अभी करंट कोई बात हुई हो तो और अब सिर्फ एक चीज में सिर्फ KEC का डिफरेंस था, वो था FAC में। नहीं, आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की, आज फेडरेशन ने भी पूरा एड्रेस किया था। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि 23 अरब रुपए की सब्सिडी है बिजली पर इजाफी, जो 23 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक की तरफ है उसे जो है पास ऑन किया जाए इंडस्ट्रीज की तरफ। ये कैसी जी ये वो था इंक्रीमेंटल टैरिफ का। हाँ। ये
इस तरीके से था, इसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि आपकी एडिशनल कॉस्ट है, तो केसी अपनी कॉस्ट और उसका डिफरेंस लेके बैठी हुई है कि जी वापडा की कॉस्ट अलग थी, मेरी कॉस्ट अलग है। जैसे इन्होंने अभी 37 रुपए बताया, अगर वापडा की 26 रुपए है इसलिए कि तो वो 10 रुपए का डिफरेंस, इसलिए कि जो चैम्बर कह रही है कि 33 अरब रुपए की सब्सिडी थी, 33 थी, लेकिन जिसमें से 23 बिलियन रुपीस जो है वो ये गैर मुतनाज़ है, ये गैर मुतनाज़, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है, लेकिन 33 अरब पे के इलेक्ट्रिक ने इतराज किया था, ये उन्होंने स्टे लिया था। अब 23 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि 23 अरब रुपए जो है वो आप कराची के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची शहर पे जो है वो मतलब ये कि पास ऑन करे ताकि लोगों की बिजली की कम हो। वो इस तरीके से नहीं है, वो विफाक नहीं देनी है, सबको विफाक नहीं दी है। वो कोई केसी ने अपनी उससे नहीं दी, जो बाकी डिस्कोज वगैरह ने उन्होंने दे के अपनी कॉस्ट में चढ़ा के सब आगे दे दी। वो तो कर दिया, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने नहीं दी है। केसी इसलिए कि केसी की जो ट्रीटमेंट है वो आइसोलेशन में होती है ना, इनको सब्सिडी तो देनी होगी ना। आपने कहा आपकी चीज 10 रुपए की है, आप उसको 8 रुपए में भेज दें तो 2 रुपए तो जो सब्सिडी दे रहा है वो देगा। ठीक, नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू सिलसिले जारी नाम से मज़ीद करेंगे बाकी मेहमानों से भी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, हम एक बार वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और वफ़े में जाने से कब्ल जो है वो यकीनी तौर पर के इलेक्ट्रिक की कुछ जो उनकी तारीफ भी हो रही थी कि उन्होंने बड़ा सिस्टम भी अच्छा बनाया कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम ये देखें कि बिजली के निज़ाम के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, तो यकीनी तौर पर हमें जब हम कराची से बाहर निकलते हैं तो हमें महसूस होता है कि कराची में ठीक है कि कई इलेक्ट्रिक की कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी हैं, कुछ सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो सारी चीज़ें चल रहे होते हैं। बात यह है कि राना साहब से आ जाते हैं, राना से बात मैं बस 1 मिनट सिर्फ खत्म कर लूँ। जैसे हम टेक्सटाइल पे इसको क्लोज कर रहे हैं ना कि टेक्सटाइल का इस वक्त हमारा मसला EFS की लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम कोई गवर्नमेंट से एहसान नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कोई ये आज जैसे इश्तिहार छपा था कि जी हमें बचाओ, हम पे ड्यूटी कम नहीं करो, हम कोई प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे। हम तो सिर्फ मांग रहे हैं कि अगर एक्सपोर्टर के लिए लोकल माल खरीदने पे सेल टैक्स और रिफंड है तो वो इंपोर्ट पे भी किया जाए। ये $3 अरब की इंपोर्ट है, जिसमें से कम 1.5 है। अब इसमें बहुत बड़ी माफिया लगी हुई है, वो पूरी जो है वो उनका खासा हद तक बैकग्राउंड IPPs का भी है और वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि ये सिस्टम हमारा चलता है। ये तो चलता रहेगा, ये तो है भी, हम गुफ्तगू करेंगे इस पर। मैं राना साहब से ये बात करना चाह रहा था। राना साहब एक बात है, मुझे एक बात क्लियर करो, आज ये कराची चैम्बर फेडरेशन ये आपस में झगड़ते ही रहेंगे, ये कोई काम भी करेंगे? जब तक मैं समझता हूँ कि इसे एक दूसरे के साथ जिद नहीं बनाना चाहिए। हमारा कोई डिस्प्यूट तो कराची चैम्बर कोई भी है, मैं देखें मैंने फेडरेशन का नाम नहीं लिया ना, मैंने कराची चैम्बर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे ये आपको कैसे गलतफहमी हो गई, मतलब है कि जैसे अभी बात हो रही थी 40 साल सहाफत में हो गए कराची, मुझे भी अंदाजा है कि अंदर क्या कहानी चल रही है कराची चैम्बर पे सारा इल्जाम दिया है साहब ने। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इल्जाम नहीं दिया, इल्जाम नहीं दिया, नहीं उन्होंने एक बात कही। देखिए कराची, देखिए बात ये कि कराची में जो सनत होगी, कराची में जो सनत होगी उस पर कराची चैम्बर जो है उसकी आवाज है कि कराची चैम्बर की जिम्मेदारी है, कराची चैम्बर को ऑन करता है और आवाज भी उठाता है। मैं अर्ज करता हूं ये प्रेस रिलीज आज इशू हुई 23 अरब रुपए की। मुझे बताए 23 अरब रुपए की जो हुई कि 23 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक जो है वफाक जो है के इलेक्ट्रिक से ये दिलवाए या सब्सिडी कराए। आप एक प्रेस रिलीज लगाने के बाद काम खत्म हो गया, भी एतराज है, ये काम खत्म हो गया। आपको पता है कब खत्म हुआ है? ये 3-4 साल पहले खत्म हो चुकी है इसकी। ये एक प्रेस रिलीज देने के बाद काम खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, कराची चैम्बर जो है हमेशा आवाज उठाता है और उठाता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसा ना हो कि फेडरेशन जो है वो भी मतलब है कि कराची को भी ऑन करे। यही नहीं है कि कराची फेडरेशन सिर्फ पाकिस्तान का नाम है, नहीं मेरे ख्याल है कि तो आई थिंक फेडरेशन का अगर हेड ऑफिस कराची है, फेडरेशन का हेड ऑफिस अगर कराची है तो इट्स मीन कि वो कराची को ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करें ना सर, आप पंजाब चैम्बर पे क्यों डाल ये पहली नहीं चैम्बर पे नहीं डाले अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक केसी का आप समझे कि केसी की जुरिडिक्शन चैम्बर है, मतलब कराची है। मैं जरा एसएमईज की भी बात ले कि ये वो एसएमईज हैं, ये वो एसएमईज हैं कि एक अरसे तक कराची चैम्बर के मुखालिफ रहे। एसएमईज में ज्यादातर लोग जो है कराची चैम्बर के मुखालिफ रहे। कराची शहर के अंदर आज भी बहुत सारे लोग कराची चैम्बर के मेंबर नहीं है, एसएमईज में कराची चैम्बर के मेंबर नहीं है। तो वाई शाह साहब क्यों, वजह क्या है? जी भैया यही जो आपने अभी माशाल्लाह डिस्कस सुनी कि एक फेडरेशन चैम्बर पर डाल देता है, चैम्बर फेडरेशन में डाल देता है, तो पिस्ता उसमें ताजिर है, छोटा गाड़ी पिसता है, हम पिसते हैं। वही मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आज तक मैंने देखा कि बहुत सारे एसएमईज में कराची चैम्बर के मेंबर नहीं। आपने देखा होगा लास्ट जो इलेक्शन हुए कराची चैम्बर के, उस चैम्बर उसमें ताजिरों ने, ट्रेडर्स ने ज्यादा जो सपोर्ट हासिल की, यानी कि उसके साथ जो सपोर्ट अपनी दी वो फेडरेशन को दी।
ज्यादातर, और वो इलेक्शन भी कल खत्म करा दे दिया गया, वो उसमें सारे आपको पता ही सारा कुछ मामला था। नहीं, चलो, फेडरेशन- अच्छा, फिर वो- मैं अच्छा, यहाँ पे उसमें इनकी फिर- बात काटूंगा। राजा साहब ये के कह रहे हैं चेम्बर- कि 1 मिनट, 1700 वोट जो है वो पड़ा है, मेरी बात सुने, सर, ये बहस एसोसिएट का जो आप- 1700 वोट पड़ा है एसोसिएट का, ये अलग कहानी उसमें रहेगी। से उसमें से 700 वोट टोटल उन्होंने लिया है। नहीं, नहीं, 700 आप वोट। इलेक्शन के जी, चक्कर 700 वोट आपसे भी इतना बता दें, जी, आपसे भी इतना बता दें, फेडरेशन आपसे 700 भी वोट इतना ले बता चुका दें है। कि ये फेडरेशन और चैम्बर अपनी जगह, ये दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम एहतराम बिल्कुल लोग है। हैं। हाँ, बिल्कुल, और मैं मौजूदा समझता हूँ है दोनों हमारे। मैं समझता हूँ फेडरेशन का अगर हेड ऑफिस कराची के अंदर है तो इसका मतलब है कि ओन करते हैं ना, ओन करते हैं। मैं वो छोड़ देंगे सारी बात। मैं एक छोटे से ताजिर की बात करता हूँ। आपकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, इस्लामाबाद तक। आपकी डायरेक्ट औरंगजेब साहब से बात नहीं होती, वजीर खजाना, आपकी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं होती। आप किसकी तरफ देखते हैं? कराची चैम्बर की तरफ देखते हैं। आप कराची बिल्कुल चैम्बर, ऐसे ही। तो ये एसएमईज जो है कराची चैम्बर्स के मेंबर्स क्यों नहीं बनते? कराची चैम्बर्स को एक्टिव करने के लिए प्रेशर क्यों नहीं डालते? तो कराची चैम्बर का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि वो अपनी मर्जी के मनपसंद लोग चुन लेता है। माजरत के साथ राणा साहब, वो अपनी मर्जी के मनपसंद लोग चुनता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए जाए। इलेक्शन और करके उनके आते हैं। against जो बोलता है, They are all elected, मैं इसके ऊपर- मैं elected इसके होते ऊपर- हैं। सर ऐसा नहीं है, Elected आपको होते पता है इलेक्शन कैसे होते हैं, वो आप मुझसे नहीं, नहीं, जानते हैं। नहीं, वो सर, छोड़ दें। election- मैं आपको इस एक बात बात को- बताऊं। एक मिनट, बिलाल साहब, इस बात के ऊपर मैं आपको ये बता दूं, ये election कराची चैम्बर fair होते सुने, मैं मेरी जब इलेक्शन बात- फेयर होते हैं, इलेक्शन इलेक्शन फेयर होते हैं। चले आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, मान लेता हूं, मैं खुद भी मेरे वो बड़े दोनों राणा साहब बराबर बैठे नाराज हो जाएंगे, चले बात मान लेता हूँ मैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, election fair- इसमें इनकी खुद ज्यादती है। ये 4000 आदमी मेंबर बने, देखें इनकी बात कैसे नहीं सुनी जाएगी। सर अगर ये मैं मेंबर आसिफ साहब, बने- मैं माजरत के साथ, मैं 3 मरतबा कराची चैम्बर जा चुका हूं अपना फॉर्म लेके, और मैं 3 मरतबा वहां पर अप्रोच कर चुका हूं कि बराए मेहरबानी मुझे आप कराची चैम्बर का मेंबर बना लें। तो नहीं मुझे बना। नहीं बनाया गया आज तक। वजह? कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाते थे, जब वालिद का नाम चेंज हो गया, कभी आपके नाम के आगे चेंज हो गया, अरे इस तरह के ऑब्जेक्शन आगे मैं भुगता है। मैंने मजिद मेमन साहब से It's unfair. मैंने मजिद मेमन साहब से इसकी शिकायत की है बाकायदा। नहीं है यार, मैं सर, मैं तो भुगत के बैठा हूं ना खुद, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बात कर ये रहा हूं। देखे, कहने का सबको हक है, कहने का सबको हक है। वो अपनी बात उनको कहने दे, हो सकता है उनके साथ गुजरी होगी वो। मैंने एक चीज अर्ज करूं, अच्छा देखिए। बात ये माजरत के साथ ये हम देखें, तो राणा साहब बात मुझे क्या मुझे कर रहे हैं? अपना राणा वक्त- साहब, we are very short time, we जो are very आपने short time। सवाल किया मैं उसका जवाब हाँ, दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा कराची चैम्बर हूं, के आप ये लोगों कह रहे से हैं कि ये बात बड़े बड़े नहीं है। एक फेडरेशन बैठा है, एक चैम्बर बैठा है। बात ये होती है कि एसएमईज की आवाज कौन लेके जाएगा इस्लामाबाद तक? सर बात हमारा सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो यही है, हम जो हुकूमत वक्त से बार बार बात कहते हैं, आज आपके चैनल पे बैठ के भी हम यही बात करेंगे कि ताजिरों को, चाहे वो फाक हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो ताजिरों को समझती ही नहीं है। उनकी नजर में सिर्फ 2 इदारे हैं, 2 लोग हैं बस, के एक फेडरेशन, एक कराची चैम्बर। जब कराची कभी कोई चैम्बर मुलाकात चैम्बर होती है, जब कोई बात की जाती है, जब भी कभी बात की गई है तो वो फेडरेशन को बुला लेते हैं कराची चैम्बर, जबकि ट्रेडर्स जो है, शटर पावर जो है, वो पूरे मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा सिस्टम है। उसके बगैर मैं समझता हूं रीढ़ की कुछ भी हड्डी नहीं है, सर। मईशत की रीढ़ की अच्छा, हड्डी। अब हमारे को एक बात, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप उनकी बात सुनो, जल्दी से बात कंप्लीट कर लें, जल्दी एक मिनट, नहीं, जल्दी से बात कंप्लीट कर लें। मैं ट्रेडर्स की बात करूं, इतनी दुकानें नहीं है, हाँ। माजरत के साथ उतने इतनी लीडरान है। दुकानें नहीं है जितने मतलब है कि हम लीडरान लीडर हैं। अब बता दें और कि हर मतलब है हर कि गली जी, के अंदर एक एसोसिएशन है, हाँ, हर गली के अंदर एक वो association वो है। नहीं, अपनी मार्केट में माशाल्लाह 4 हैं, चले, 4 मैं- लीडर, एक मार्केट में 4 मैं- लीडर हैं। नहीं, तो चले, वो किससे तो- बात करेगा? वो तो- फेडरेशन और चैम्बर एक इदारा है, हाँ। तो उन्हीं से बात करेंगे यार। अगर चले, इन अच्छा, लोग इस तरह बात माजरत के करेंगे- मेरे पास टाइम कम है, मुझे जल्दी जल्दी बता दें ताकि मैं मैं इसी पे आ रहा था कि कराची चैम्बर के साथ हमारा जो मसला है सिर्फ वो यही है कि कराची चैम्बर हमारी आवाज बने, हमारे आवाज बन के हमें भी उसका हिस्सा बनाए, और हमारे साथ बैठ के, जैसे बजट आ रहा है हमें मालूम ही नहीं होता हमारे लिए क्या तय किया जा रहा है। आपको बुलाया नहीं उन्होंने? बुलाया नहीं जाता, हमें तो मालूम ही नहीं होता बात तो ये हमें। मेंबर तो ही नहीं है। दूसरा मेंबर तो बनो। मेरे ख्याल दूसरी में बड़ी बात थी। मेरे ख्याल है कराची मेंबर तो बनो पहले। कराची चैम्बर का एक उसूल है सराद कासिम तेली के दौर से कि सीढ़ी चढ़कर जो भी चैम्बर में जाता है, चाहे वो काम मेंबर होता है या नहीं है, सर, उसकी बात सुनी मैं जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा हूँ, तो आप फिर- यकीन करें कि मेरे पास इतने लोगों के फोन आते हैं जो हमारे मेंबर नहीं है। आसिफ भाई, और मेरा मैं टाइम खत्म हो गया, रोजाना आखिरी बुनियाद कलवात पर बता दीजिए कि मुतालबात क्या हैं आपके? सर ये ईएफएस अगर खत्म नहीं हुआ हाँ। तो इस मुल्क की तकरीबन 120 मिलें बंद हो गई हैं। अब लूमों का नंबर आ गया है, 5 लाख बोरे के बराबर आ गया है। ये अब लूमें खत्म होंगी, उसके बाद फिनिशिंग खत्म होगी, उसके बाद जो ये खाली दर्जी का मावा बेच रहे हैं कि जी हम ये कपड़ा मंगाएंगे और इसमें 10% मतलब import करेंगे। हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, हम उसमें वैल्यू एडिशन कर देंगे। भाई जब आप कह रहे हैं ना कि मैं एक कॉटन से गारमेंट बना के 1 का 4 करता हूं, तो जब आप 3.5 का माल मंगाएंगे तो 1 का 4 नहीं होगा, 3.5 का 4 होगा। जी जी सर, क्या कहेंगे आप? क्या मुतालबात हैं आपके? आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से जो बजट आ रहा है? हम तो यही अब कहना सियासत से चाहते निकल जाएं, अब आप उसकी तरफ आ जाएं। हम तो यही कहते हैं कि खुदारा यहाँ की इंडस्ट्री का सोचो,
यहाँ गरीब आदमी का सोचो। उड़ान पाकिस्तान का ऐसा सोचो। कोई ऐसा प्रोग्राम दे दो जिससे उड़ान पाकिस्तान की इंडस्ट्री उड़ान पाकिस्तान का सोचो। रनवे बना लो और उड़ान भी कर लो, रनवे तो बन रहा है। है जी। ट्रम्प ने आपको दावत दे दी नहीं कि अमेरिका से तिजारत करें। हाँ, अमेरिका से तिजारत करें, मतलब रनवे बनाओ और मतलब उड़ान पाकिस्तान हो जाएगा। और ऐसा प्रोग्राम दो कि जैसा प्रोग्राम हमने इंडिया को दिया है, हाँ। ये ताजरों को भी दे दो ऐसा प्रोग्राम, एक जो आप इंडिया को दिया है इस तरह का प्रोग्राम ताजरों को भी दो। देखें ताजर पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 2000 अब जो है अब हुकूमत को अकल आ जानी चाहिए और अब जो है उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो ताजिर जो है मुतालबात कर रहे हैं। जो ताजर करता है, देखिए एक चीज ये है कि हम चाहते हैं कि यार इनका ये पाकिस्तान हमारा है, आपका हमें मसला टैक्स जो है देना वो ये चाहिए, मसला है कि जनाब अली कॉस्ट टैक्स ऑफ भी लिविंग खत्म देना हो जाए। चाहिए, हमें ताजरों को भी टैक्स भी देना चाहिए। बिलाल भाई, हम भी ज्यादती करते हैं कि हम जहाँ पे टैक्स नहीं देते और शोर ज्यादा मचाते हैं। ये पाकिस्तान हम सब का है, टैक्स बात देना चाहिए मैं पता नहीं मुझे और ऑन कैमरा हुकूमत को चाहिए मुझे कि एम वो कहना भी चाहिए गरीबों नहीं का- कहना चाहिए, लेकिन जो हम कस्टम को एफबीआर को अमूमन जो हम बुरा भला कहते हैं वो ठीक है, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको रिश्वत की पेशकश भी हम ही करते हैं, ठीक है, अंडर इनवाइसिंग के जरिए। खैर, तो कहने का मतलब है कि इसमें कसूरवार जो हैं वो सारे कुछ अदारे शहर नहीं के होते, लोग भी शहर जालिम के हैं, लोग कुछ भी हैं। मतलब जी है। इरशाद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मुतालबा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है ट्रेडर्स का कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए और यहाँ पर नई कंपनी लॉन्च की जाए। कैसे हाव बस यही तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कैसे, किसी भी तरह, मतलब ये कि क्या के इलेक्ट्रिक क्या ऐसा लाइसेंस नहीं जी, उससे आगे का, उससे आगे तक उससे आगे का दीजिए है, ना। उससे आगे तक है। लेकिन कैसे बात ये खत्म कि क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी ताकत नहीं रखती जब लाने के लिए इनसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए चले वो जी, बैठी हुई है, चले तो जी, क्यों नहीं के कर सकते? इलेक्ट्रिक नई हटा- कंपनी लॉन्च की जाए। इलेक्ट्रिक को हटा देते हैं, दूसरी कंपनी कौन लेकर आएंगे? सर लाजमी यही लाएंगे, लेकिन कौन लाएंगे? मशावरत के साथ। अब मेरा मकसद किसको यही लेकर आएंगे? मशावरत के साथ लाया जाए। मुझे जुबैर मोती वाले साहब की वो बात अच्छी लगी, कह लगा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज हम जो कैंपेन शुरू करते हैं, के इलेक्ट्रिक को हटा देते हैं। आपके पास वो दूसरी पार्टी है पीछे खड़ी हुई जो बहुत क्या सारे लोग आएगी? हैं सर, आप मौका तो दें, आप लाने दीजिए थे। लाने का मौका तो दें। कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कोई नहीं है सर जी। जब ये बन गया है। लाइसेंस की एक्सटेंड की बात जो हो रही थी कि इलेक्ट्रिक की, उसमें बहुत सारे लोग आए, मतलब ये कि उनकी जो स्क्रूटनी हुई, बहुत लोग स्क्रूटनी में भाग गए, कुछ उसके मेयार पे पूरा ना उतरे। तो कहने का मकसद ये है कि किसको लेकर आएंगे? बिलाल साहब देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है। आसिफ इनाम साहब बैठे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है एप्टेमा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप संभालेंगे के इलेक्ट्रिक? इट्स चैलेंजिंग जॉब। और उसके अंदर आप समझे कि जब 2-2.5 रुपए आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे देंगे, मैं तो समझता हूँ कि डिस्को गवर्नमेंट चला रही है, ये ठीक है। अगर ये डिस्को प्राइवेटाइज हो गए तो 10% बिजली और चले बढ़ जी, जाएगी। के इलेक्ट्रिक खत्म करते जाएं, जल्दी से बताइए ताकि मुझे खत्म करने के लिए दूसरा जो आपने बात की थी अभी कस्टम के हवाले से, वो कस्टम के हवाले से जो छापे पड़ते हैं, बात ये कहने की कि अभी आपने बात बोली राणा साहब को कि जी रिश्वत की पेशकश भी हम करते हैं, हाँ। तो वो लेते क्यों है? लेते क्यों हैं? हाँ, भाई, नहीं, आप गिरफ्तार कर लें। वो कहते हैं कि आप जनाब गिरफ्तार कि- ना लेना रिश्वत, आप वो गिरफ्तार नहीं, आप अच्छे हैं, क्या बहुत अच्छे कहते हैं। हैं, हिंदी का अल्फाज है ना कि वो क्या कहते हैं उसको यार, बड़े हिंदी का लफ्ज भी है, अच्छा सा लफ्ज है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा कि भाई किसको बुरा लगता है पैसा आते हुए। तो बात यही है ना, फिर करप्शन का मतलब क्या, कहां से आ रही है? चलो ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कस्टम जो छापे मारती है, कस्टम में वो जो बिल्कुल करप्शन है सरासर जाती उसमें करती है और वो मतलब नाजायज सारा करती है। कसूरवार वो पहले है। वहां से माल निकालती खुद है रिश्वत लेकर, उसके बाद जनाब बिल चलो मानो ठीक बाकी है, छापे ओके मारती है। ओके, थैंक यू सर, तीनों हजार का बहुत शुक्रिया कि मुझसे बार बार कहा जाए प्रोग्राम खत्म करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह कि ये वो बहस है कि शायद इसका कोई अंत नहीं है और शायद हम सारी रात बैठे रहे तो ये बहस कीजिए तो काम मुमकिन नहीं लग रहा है मुझे। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे उन ताजिरों स्टेक होल्डर्स की तमाम मातलात, उनके जो मुतालबात है उनको मंजूर करे हुकूमत। बिलाल असलम की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।